चलिए ज़रा एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी इसको बोलते हैं, शॉर्ट में आप इसको बोल सकते हो EIR, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट न केवल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर में बल्कि बहुत सारे आपके FR के चैप्टर में आपका यूज होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये और बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, आइए पहले मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देकर इसको समझाता हूं, ठीक है, कि क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल लिखूंगा मैं। ए लिमिटेड इशूड 10,000 डिवेंचर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देता हूं 10,000, 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 एट 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। Such debentures are redeemable at 10% premium after 5 years। 5 साल के बाद आपको इन डिवेंचर्स को रिडीम करना है 10% प्रीमियम पर। अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इशू is 1.5% या मान लो 3% है, 3% ऑन फेस वैल्यू। लीजिए फेस वैल्यू पर मैंने बोल दिया कि अंडरराइटिंग कमीशन है, ठीक है। कैलकुलेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एंड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, amortized cost at end of each year। हर साल के एंड में amortized cost कैसे निकल कर आएगी वो बताना है। तो मैं आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और amortized cost दोनों का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये दोनों क्या होते हैं और amortized cost किसको बोलते हैं। आप जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक कंपनी है, उसने 10,000 डिवेंचर इशू किए, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, 10% डिस्काउंट पर इशू किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और 5 साल के बाद 10% प्रीमियम पर इनको रिडीम कर दिया जाएगा। बहुत ही नॉर्मल है। 10,000 इंटू 100 डिवेंचर की फेस वैल्यू जो है वो 10 लाख है, यानी 10,000 इंटू 100 तो डिवेंचर की फेस वैल्यू हो गई 10 लाख। इस 10 लाख पर कंपनी को हर साल 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 5 सालों तक कंपनी हर साल 1-1 लाख रुपए इंटरेस्ट देगी। उसके बाद मैच्योरिटी डेट पर यानी 5 ईयर के एंड में कंपनी 10,000 इंटू 100 प्लस 10% ये रिडम्पशन पर अमाउंट पे करेगी, मतलब 11 लाख रुपए अमाउंट पे किया जाएगा रिडम्पशन पर। तो कंपनी इन्वेस्टर को, जिसने इन्वेस्ट किया होगा इस डिवेंचर्स में, तो कंपनी उनको क्या क्या दे रही है? हर साल 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देगी और उसके बाद रिडम्पशन डेट पर 11 लाख रुपए और देगी, ठीक है जी। अब आप अगर देखें, एक बात आप देखें इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, कंपनी हर साल इंटरेस्ट दे रही है 10% के हिसाब से और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर जाता है। आपने भी पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ा होगा, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है और वही पे किया जाता है डिवेंचर होल्डर को। तो 10,000 इंटू 100 मतलब 10 लाख रुपए फेस वैल्यू है। आपने भले ही डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू किए हैं लेकिन इंटरेस्ट आपको फेस वैल्यू पर ही देना पड़ेगा।
तो 10,000 इंटू 100, 10 लाख डिवेंचर्स की फेस वैल्यू है, उस पर 10% के हिसाब से हर साल आपको 1-1 लाख का इंटरेस्ट देना है। जबकि अगर देखा जाए तो आपके हाथ में कितना पैसा आएगा, सोचो, 10,000 इंटू 100, 10 लाख रुपए फेस वैल्यू है, उसका 10% डिस्काउंट है, मतलब आपके हाथ में 9 लाख रुपए आएंगे। सोच रहे हो, आपके हाथ में 9 लाख रुपए आएंगे। इसके अलावा 3% अंडर राइटिंग कमीशन भी चला जाएगा। तो अगर मैं फेस वैल्यू का 3% निकालूं तो 30,000 आपका अंडर राइटिंग कमीशन हो जाएगा। तो आपके हाथ में जो आएगा ना वो 8,70,000 आएगा। सर 8,70,000 कैसे? देखो 10 लाख फेस वैल्यू है, उसमें से 10% डिस्काउंट घटाओगे तो 9 लाख बचेगा, और फिर फेस वैल्यू का 3% यानी 30,000 अंडर राइटिंग कमीशन घटाओगे तो आपके हाथ में जो पैसा आएगा ना, जो नेट प्रोसीड होगी आपकी, वो 8,70,000 होगी। अब आपको 8,70,000 आप रिसीव कर रहे हो, और फ्यूचर में आप हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख यानी 5 सालों तक 1-1 लाख रुपए देते रहोगे, और 11 लाख रुपए एंड में आकर यानी 5th ईयर के एंड में रिडम्पशन के तौर पर दोगे। इसका मतलब जेब में आ रहे हैं 870, वापस करोगे 11 लाख, और इंटरेस्ट किस रेट से दे रहे हो? 10% के हिसाब से। और 10% इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस पर हो रहा है? 10 लाख पर। देख रहे हो, 3 वैल्यू हो गई। फेस वैल्यू 10 लाख, जो आपके हाथ में आया वो 870, रिडम्पशन वैल्यू हुई 11 लाख। अब आप इंटरेस्ट किस पर पे कर रहे हो? फेस वैल्यू पर यानी 10 लाख पर। हाथ में आए 870, पेमेंट कर रहे हो 10 लाख पर, ठीक है, और बाद में जाकर 11 लाख वापस कर रहे हो। इसका मतलब आप कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, आप ये सोचो, आप कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। ठीक है, एक तो 1,30,000 तो आपको वैसे ही कम मिले फेस वैल्यू से, 10 लाख आपने डिवेंचर इशू किए थे 10 लाख रुपए के, 870 आपके हाथ में आए, इसका मतलब 1,30,000 तो पहले ही कम हो गए। उसके बाद रिडम्पशन पर 1 लाख रुपए और ज्यादा दे रहे हो, तो इसका मतलब 2,30,000 की कॉस्ट तो आपकी ये हो गई, और जो इंटरेस्ट पे करोगे वो अलग। तो जो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो 10% तो नहीं होगा। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट 10%, वो कुछ और होगा, वो 10% से काफी ज्यादा होगा, 10% से काफी ज्यादा होगा, क्योंकि 10% आप पे कर रहे हो 10 लाख पर, जबकि हाथ में आ रहा है 870। एक बात बताइए, मैं आपसे 8,70,000 लेकर आपको 10 लाख पर इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो वैसे ही इफेक्टिव रेट बढ़ जाएगा मेरा, मेरी कॉस्ट जो है वो वैसे ही बढ़ जाएगी। उसके बाद रिडम्पशन पर 1 लाख रुपए और ज्यादा आपको दे रहा हूं, तो मेरी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना, जो डिस्काउंट की कॉस्ट, अंडर राइटिंग की कॉस्ट, रिडम्पशन प्रीमियम की कॉस्ट, ये सब को हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में एडजस्ट कर लेते हैं। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रेट होता है जिस पर फ्यूचर में मेरे जो भी कैश आउटफ्लोज होंगे उन सब की प्रेजेंट वैल्यू जो आज नेट प्रोसीड के बराबर हो जाए। जिस रेट पर फ्यूचर आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रोसीड के बराबर हो जाए, उस रेट को हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन में पहले नेट प्रोसीड बता रहा हूं कितना है, नेट प्रोसीड बता रहा हूं कितना है। आइए जरा मैं सॉल्यूशन करके बताता हूं आपको। आप देखिए, नंबर 1, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स का मतलब है आपके हाथ में कितने पैसे आए, पहले तो आप मुझे ये बताएंगे। तो यहां लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर है 10 लाख। इसमें से माइनस करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू एट द रेट 10%, 1 लाख, ये हो गया डिस्काउंट ऑन इशू। इसमें से माइनस करेंगे अंडर राइटिंग कमीशन एट द रेट 3% ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पर है, अगर क्वेश्चन आपको कुछ नहीं कहता तो आप इसको इशू प्राइस पर भी निकाल सकते थे, मतलब 9 लाख का 3%। लेकिन अगर बोला है साफ साफ फेस वैल्यू, तब आप फेस वैल्यू पर लोगे तो 30,000। ओके, और ये जो निकल कर आएगा दिस विल बी नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड है आपका 8,70,000। और अब आप सोचिए जरा, फ्यूचर में आपको क्या क्या देना है। फ्यूचर में आपको 1-1 लाख रुपए का तो हर साल इंटरेस्ट देना है, यानी 5 लाख रुपए इंटरेस्ट देना है। फिर 11 लाख रुपए आप किस चीज के देने वाले हो? रिडम्पशन वैल्यू के तौर पर। तो टोटल मिलाकर आप 16 लाख दोगे।
तो मिलेगा आपको 870, पेमेंट करोगे फ्यूचर में आप 16 लाख रुपए। ठीक है जी। तो जो 16 लाख रुपए आप पे करोगे ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट पर 8,70,000 के बराबर हो जाएगी ना, उसी रेट को हम बोलते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। सुन लो फिर से, जो आप फ्यूचर में पे करने वाले हो, यानी फ्यूचर में जो आपके आउटफ्लो होने वाले हैं, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, 5 साल तक आप 1-1 लाख देने वाले हो, फिर 5th ईयर के एंड में आप 11 लाख देने वाले हो, यानी टोटल मिलाकर आप ओवर द 5 ईयर पीरियड आप 16 लाख रुपए का पेमेंट करने वाले हो। वो 16 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट पर भी इस 8,70,000 के बराबर हो जाए, मतलब नेट प्रोसीड के बराबर हो जाए, उस इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, दैट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट फॉर द कंपनी। कंपनी का जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, मतलब कंपनी जो इंटरेस्ट पे करेगी वो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से करेगी जो 10% है, लेकिन कंपनी की एक्चुअल कॉस्ट 10% नहीं है, एक्चुअल कॉस्ट इससे ज्यादा होगी। क्यों? आप पेमेंट कर रहे हो 16 लाख और जबकि आपको मिल रहा है कितना, 8,70,000। तो आपको वो जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना, वही कंपनी के लिए एक्चुअल कॉस्ट होगी, और उसी के हिसाब से कंपनी अपना इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हर साल का निकाला करेगी। यानी जो कंपनी की एक्चुअल फाइनेंस कॉस्ट है ना, वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के हिसाब से होगी। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो आप IRR निकालते थे ना, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है? IRR, यानी इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी उसको बोलते हैं। सॉरी, एक बात तो क्लियर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% तो नहीं होगा, 10% से काफी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि आप नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है आपका 10%, तो 10% के हिसाब से तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो फेस वैल्यू पर, तो रिसीव हो रहा है 870, पेमेंट करोगे 16 लाख, तो 10% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, 10% से ज्यादा होगा। तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? हम ट्रायल एंड एरर मेथड से इस इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले मैं एक रेट लूंगा, उसके हिसाब से जो आपके प्रेजेंट, मतलब जो आपके फ्यूचर कैश आउटफ्लो हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, फिर देखूंगा क्या वो 8,70,000 के आसपास आ रही है या नहीं। अगर वो 8,70,000 आ गई तो फिर तो वही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, लेकिन अगर नहीं आई तो फिर किसी और रेट को लेकर फिर से प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, और उसके बाद हम इंटरपोलेशन करके इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालेंगे। कैसे? देखो जी, मैं पहले क्या करता हूं भाई, 10% से तो ज्यादा ही रेट होगा, तो मैं 15% के हिसाब से जो आपके फ्यूचर कैश आउटफ्लो हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं। तो देखिए कैसे निकलेगा, यहां पर नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लोज एट 15% फॉर 5 years, 5 सालों तक हमको निकालना है। तो देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट 15% के हिसाब से 5 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टोटल ले लो। तो देखिए 1 डिवाइडेड बाई, एक तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट होगा और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडम्पशन अमाउंट, वो भी तो लिख दूं यहां पर, रिडम्पशन अमाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट हर साल आपका 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बराबर बराबर है, मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट बराबर बराबर है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टोटल 15% के हिसाब से 5 साल में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको एन्युटी वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, फिर आप रिडम्पशन वैल्यू कितनी है आपकी? 11 लाख, और 5th ईयर के एंड का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आइए मैं आपको 15% के हिसाब से निकालता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 1.15, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5th ईयर के एंड का तो ये है 0.4971। ठीक है, 4 डेसिमल तक ले लेते हैं अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं दे रखे हैं तब। तो ये हो गया, और इन सब का टोटल हो गया 3.3521, 3.3521, ये इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू हो गई।
तो आप देखिए 1 लाख इंटू 3.3521, ये हो जाएगा 3,35,210। ओके, और फिर देखिए 11 लाख इंटू 0.4971, ये हो जाएगा 5,46,000, 5,46,810। ओके, ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लोस। तो ये टोटल कितना होगा, ये होगा 8,82,020। लो जी, 8,70,000 से तो ये ज्यादा हो गई, 8,72,000 से ये ज्यादा है, 70,000 से। मेरे को ऐसा रेट चाहिए था, मेरे को ऐसा रेट चाहिए था जिस रेट पर जितने भी ये मेरे फ्यूचर कैश आउटफ्लो हैं उन सब की प्रेजेंट वैल्यू इस 8,70,000 के बराबर आ जाए। मैंने 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, तो मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू आया वो 8,82,020 आ गया। ठीक है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आया, मुझे चाहिए 870, तो अब मेरे को कोई और रेट लेना पड़ेगा और उस और रेट को लेकर मेरे को 870 पर लेकर आना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, सर मैं अब 15% से रेट बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा? अब सोचो आप, अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू घटानी है तो रेट बढ़ाना पड़ता है, और अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू घटानी है तो रेट बढ़ाना पड़ता है, और प्रेजेंट वैल्यू अगर बढ़ानी है तो रेट घटाना पड़ता है। मतलब प्रेजेंट वैल्यू और रेट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे 15% पर आया 882,000, अब मैं अगर कुछ और रेट लूंगा, यानी 16%, 17%, 18%, 20%, अगर मैं ये रेट कोई लेता हूं तो फिर ये 882 से नीचे आएगी प्रेजेंट वैल्यू, और मुझे नीचे ही लाना है, मुझे 870 पर लाना है। तो आइए अब मैं क्या करता हूं ना, अब मेरे को 18% के हिसाब से निकाल लेता हूं। ठीक है, 18% के हिसाब से। आइए मैं क्या करता हूं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, 18% के हिसाब से मैं लेता हूं। ठीक, लीजिए, ये सब आपने वैसे कैलकुलेट किया होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एट 18%, अब यहां पर मैं क्या लेता हूं 18% पर फॉर 5 ईयर्स। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट अब यहां पर 18% के हिसाब से जो हमारा फिगर आएगा वो हमको लेना है। ठीक है जी, इनको तो मैं मिटा देता हूं और इसको भी मिटा देता हूं। अब 18% के हिसाब से देखते हैं कितना होगा। आइए, 1 डिवाइडेड बाई 1.18, 5 सालों तक, 1 2 3 4 5, तो 5th ईयर के एंड में तो होगा 0.4371। ओके, इनका टोटल होगा 3.1271, 3.1271, 4 डेसिमल तक मैंने ले लिया। तो 1 लाख इंटू 3.312, 1 लाख इंटू 3.1271, ये हो जाएगा 3,12,710। और इधर होगा 11 लाख इंटू 0.4371, 0.4371, ये हो गया 4,80,810। और ये कितना आएगा निकल कर, इसका टोटल देखिए जरा, ये हो गया 793,520। लो जी बच्चों, अब ये 8,70,000 से कम हो गया, यानी 15% के हिसाब से निकाला मैंने तो 882,000 आया, यानी 870 से ज्यादा आया। लेकिन 18% के हिसाब से लिया तो ये 870 से कम हो गया। ओके, अब मेरे को एक बात तो पता चल गई कि रेट जो है ना, इफेक्टिव रेट जो है वो कहीं ना कहीं 15 और 18% के बीच में है, यानी 15% और 18% के कहीं ना कहीं बीच में है। तो अब मैं इंटरपोलेशन करके उसको निकाल लूंगा। अब इंटरपोलेशन करके देखो कैसे निकालूंगा, आप पहले सोचिए, मतलब सुनिए मेरी बात को, उसके बाद मैं फॉर्मूला भी आपको लिखवा दूंगा। देखो, मुझे 15% के हिसाब से जब मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो ये 882,020 आया, जबकि मुझे चाहिए था 870। अब मेरे को कम करना था, तो कितना कम करना था,
12,020 रुपए मेरे को कम करना था। आप सोचो, यानी 8,82,020 में से 8,70,000 घटा दोगे तो 12,020 रुपए मेरे को करना था, यानी 12,020 रुपए से मेरे को प्रेजेंट वैल्यू कम करनी थी, ठीक, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट को लगाकर। तो मैं कोई भी थोड़ा सा, जब जो 15% में मैं कितना बढ़ाता, ये 12,020 रुपए घटना चाहिए थी प्रेजेंट वैल्यू। अब मैंने 18% के हिसाब से निकाला तो 7,93,520 हो गया। इसका मतलब कितना घट गया? मुझे चाहिए था 8,82,020 में से मुझे 8,70,000 पर लेकर आना था, मतलब 12,020 घटाना था, जबकि घट गया कितना? 7,93,520 हो गया। तो कितना घट गया? 7,93,520 घट गया, तो 88,500 घट गया। मतलब घटाना था 12,020 और घट गया कितना? 88,500। तो मैंने 3% रेट बढ़ाया, जिसकी वजह से 88,500 की प्रेजेंट वैल्यू घट गई। तो मैं कितना बढ़ाऊं कि 12,020 की ही वैल्यू घटे? ठीक है, तो देखिए मैं यहां पर अगर एक फॉर्मूला लगाता हूं, फॉर्मूला क्या, जैसे लोअर रेट क्या कितना था? 15%। तो लोअर रेट में मुझे कुछ रेट बढ़ाकर लेना था। अब कितना रेट में बढ़ाकर लूं? तो देखिए 8,82,020 ये 15% के हिसाब से आया। अब मुझे इसमें से 870 माइनस कर देना था, यानी 12,020 रुपए मेरे को घटाना था। लेकिन जब मैंने 18% का रेट लगाया तो 12,020 रुपए नहीं घटा, बल्कि ज्यादा घट गया। घटकर कितना हो गया? ये 7,93,520, यानी 88,500 घट गया। तो ये जो 88,500 घटा है, ये कितने के डिफरेंस पर घटा है? यानी 3% रेट बढ़ाने पर घटा है। तो अब आपका इंटरपोलेशन करके इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 15% प्लस। आपको इन सब का कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन देखो, 12,020 आपको घटाना था, इंटू 3% से मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइडेड बाई 88,500 करोगे, तो देखिए ये हो गया 0.41। इसका मतलब 15.41% जो है ना, वो आपका EIR है, यानी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15.41%। मतलब अगर मैं 15% में 0.41 ही इंक्रीज कर देता ना, कितना कर देता? 0.41 ही इंक्रीज कर देता, तो वो जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 12,020 रुपए से घट जाती और 8,70,000 के पास हो जाती। तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15.41% है। अब इसका फॉर्मूला देखिए कैसे बना। फॉर्मूला देखिए ये बना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का जो फॉर्मूला होगा वो देखिए लोअर रेट। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, देखिए फॉर्मूला तो सिर्फ रटने के लिए होता है। तो लोअर रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट इनटू डिफरेंस इन रेट। जो दो रेट आपने लिए हैं उन दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए लोअर रेट कितना था? 15%। लोअर रेट पर प्रेजेंट वैल्यू कितना आया? 8,82,020। फिर जो नेट प्रोसीड है वो कितना है? 870। फिर प्रेजेंट वैल्यू एट हायर लोअर रेट कितना है? 882। और प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट कितना है? 793,520। और डिफरेंस कितना था? 3%। ठीक है, दोनों रेट में। तो यहां पर देखिए लोअर रेट में इनका कैलकुलेशन करोगे और लोअर रेट में प्लस कर दोगे। ठीक, तो 15% 0.41, तो ये आपका 15.41% आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी 15.41% वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस रेट पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो विल बी इक्वल टू 8,70,000। समझे? 8,70,000। अब ये जो 15.41% है, दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के लिए एक्चुअल कॉस्ट है। जो उनका इंटरेस्ट कॉस्ट है, जो फाइनेंस कॉस्ट है, वो एक्चुअल में 15.41% है। दैट 10% नहीं है। 10% नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 10% क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये 15.41% क्या है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस एक्सपेंसेस। तो जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस एक्सपेंसेस है वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। समझे? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बोलें तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसको कैश फ्लो मिलता है वो उसका एक्चुअल रिसीट होता है, लेकिन जो उसकी एक्चुअल रिटर्न होती है वो होती है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पर मैंने इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला है। इशूअर मतलब जो कंपनी है ना जिसने डिवेंचर इशू किया है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला है।
तो उसके लिए जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, यानी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स है, वो 15.41% है, 10% नहीं। जो हम पहले पढ़ते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, उसमें तो हम क्या करते थे, जो हम एक्चुअल में इंटरेस्ट पे करते थे उसी को फाइनेंस एक्सपेंसेस मान लिया जाता था, लेकिन वो सही नहीं है। लॉजिकल ये है कि आप 8,70,000 रिसीव कर रहे हो, फ्यूचर में दोगे 11 लाख, इसके अलावा हर साल इंटरेस्ट भी दे रहे हो, तो पेमेंट कर रहे हो ज्यादा, मिल रहा है 870 और इंटरेस्ट पे कर रहे हो 10 लाख पर, तो ये जो 10% है दैट इज नॉट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 15.41% आया आपका, समझे? अच्छा, अब अमोर्टाइजेशन कॉस्ट कैसे निकलती है वो मुझे आपको बताना है कि अमोर्टाइजेशन कॉस्ट क्या होता है और उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। तो यहां पर मैं बनाऊंगा अमोर्टाइजेशन टेबल, अमोर्टाइजेशन टेबल, और उससे आपको समझ में आएगा कि अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड क्या होता है। ठीक है, तो इंड AS 109 में अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड आपको बहुत अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं अमोर्टाइजेशन टेबल बनाकर आपको अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड बता रहा हूं। अब यहां पर देखो, डिवेंचर्स जो हैं वो 5 साल में रिडीम होंगे, तो पहले मैंने यहां लिख दिया फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ये फोर्थ ईयर है, ये फिफ्थ ईयर है। ठीक है, यहां पर देखेंगे ओपनिंग बैलेंस, ये मैंने ले लिया ए, और जो आपका नेट प्रोसीड है ना उसी को यहां पर ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में जो आपकी फेस वैल्यू है वो ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, समझे? यानी जो आपकी बैलेंस शीट में जो डिवेंचर लायबिलिटी आएगा वो 870 आएगा फर्स्ट ईयर में, यानी फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में इनिशियल रिकॉग्निशन पर 870 आएगा, और पहले साल के एंड में कितना फिगर आएगा वो अभी बताता हूं मैं आपको, उसी को अमोर्टाइज कॉस्ट बोलते हैं। 10 लाख नहीं आएगा, 10 लाख सिर्फ फेस वैल्यू है जो इंटरेस्ट पे करने के काम आएगी, सिर्फ उस वैल्यू पर आप इंटरेस्ट पे करोगे, समझे? बाकी बैलेंस शीट के अंदर वो नहीं आएगी। पहले इनिशियल रिकॉग्निशन होगा 8,70,000 पर, अब इस पर इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट इसको हम फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं, एट द रेट, और इंटरेस्ट होगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। तो बताइए 8,70,000 का 8,70,000 का 15.41%, ये होगा 1,34,067, ये आपका एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट बना। पेमेंट नहीं करोगे ये, लेकिन एक्चुअल में जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो फाइनेंस कॉस्ट के तौर पर एक्सपेंसेस जाएगा वो यही जाएगा 1,34,067। इसी को बोलते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना होता है फाइनेंस कॉस्ट, समझे? फिर उसके बाद देखिए सी यहां लिखेंगे एक्चुअल पेमेंट। अब एक्चुअल पेमेंट कितना होगा वो देखो, एक्चुअल पेमेंट आप करोगे 1 लाख, एक्चुअल पेमेंट आप करोगे 1 लाख, यानी आप देखिए इंटरेस्ट कॉस्ट एक्चुअल में आ रहा है 1,34,067, जबकि आप पेमेंट करोगे 1 लाख, समझे? और ये जो निकल कर आएगा ना क्लोजिंग बैलेंस, इसी को हम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बोलते हैं। ये जो क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आता है इसी को हम बोलते हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो क्लोजिंग बैलेंस आता है बाय यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, उसी को हम बोलते हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। तो ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट जो निकल कर आएगी, दिस विल बी द वैल्यू विच विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो यहां देखिए कितना निकल कर आएगा ये, एक बार जरा मैं कैलकुलेशन कर लूं, 8,70,000 प्लस 1,34,067 माइनस 1 लाख, तो ये देखो ये जो आपका निकल कर आएगा 9,04,067, ये आपका अमोर्टाइज्ड कॉस्ट आएगा जो बैलेंस शीट में जाएगा। 9,04,067 ये वो अमाउंट है जो बैलेंस शीट में जाएगा एज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ये डिवेंचर लायबिलिटी के तौर पर शो होगा। तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ये आपका एक्चुअल में पेमेंट है, ये इनिशियल रिकॉग्निशन है, समझे? तो अमोर्टाइज कॉस्ट समझ में आया। अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब होता है कि आपका जो इनिशियल रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू होता है उसमें इंटरेस्ट को प्लस करिए बाय यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, फिर जो एक्चुअल पेमेंट है वो घटा दीजिए, जो वैल्यू बचती है उसी को बोलते हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अब यहां पर आप ये देखो, जो आपने 1,34,067 का इंटरेस्ट बना, आप पेमेंट कर रहे हो 1 लाख का, यानी 34,067 का आप पेमेंट कम कर रहे हो, तो वो जो पेमेंट है ना वो आपकी जो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है उसमें ऐड हो जाता है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो 8,70,000 में आपने 34,067 को ऐड किया है,
तभी ये आया है, देखो 9,04,067। समझे? अच्छा, अब यहां पर आते हैं, देखिए 9,04,067। अब फिर से अब इस वैल्यू पर इंटरेस्ट लगेगा 15.41% के हिसाब से। तो कितना इंटरेस्ट होगा देखिए जरा, ये इंटरेस्ट हुआ 139,317, लीजिए ये इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, एक्चुअल में पेमेंट आप 1 लाख ही करोगे अब भी, ओके। अब देखो बैलेंस कितना बचेगा, ये होगी सेकेंड ईयर के एंड की अमोर्टाइज कॉस्ट जो बैलेंस शीट में जाएगी। $904,067, 1 लाख माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 943,383। ये आपकी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट हो गई सेकेंड ईयर के एंड की, ठीक है। अच्छा, अब यहां आते हैं 943,383। अब फिर इस पर इंटरेस्ट लगेगा, देखो इस ओपनिंग बैलेंस पर, तो इंटू 15.41%, तो ये होगा 145,375, ये इंटरेस्ट होगा। एक्चुअल में पेमेंट देखिए अब भी कितना होगा, 1 लाख। और देखो 1 लाख जो है वो 943,383 माइनस 1 लाख होगा, तो ये बचेगा 988,758। ये आपका अमोर्टाइज्ड कॉस्ट हो गया थर्ड ईयर का। और फिर देखिए 988,758, अब फिर इस पर इंटरेस्ट लगेगा 15.41% के हिसाब से, तो देखो 152,368 ये हो गया। $988,758 माइनस 1 लाख करोगे, ये आ जाएगा 10 लाख, 10,41,126 ये हो गया। अच्छा, 10,41,126। लास्ट ईयर में बैलेंस हमें करना है नील और पेमेंट होगा 11 लाख का, तो लास्ट ईयर में जो डिफरेंस होता है उसको इंटरेस्ट ले लेते हैं, जो डिफरेंस होता है उसको इंटरेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 58,874, 58,874 नहीं, लास्ट ईयर में पेमेंट होगा, सॉरी मैंने गलत निकाल दिया, पेमेंट 12 लाख होगा लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर में 12 लाख का पेमेंट होगा, 1 लाख इंटरेस्ट और 11 लाख रिडम्पशन वैल्यू, तो 12 लाख, तो ये कितना आएगा 158,874। अगर आप कैलकुलेट भी करोगे ना तो बिल्कुल इसी के आसपास आएगा, थोड़ा बहुत वो राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आ जाता है, बाकी यही आएगा। तो मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, 1041,126 इंटू 15.41% करोगे तो देखिए 164,337 आ रहा है, हमारा 158,874। तो थोड़ा बहुत देखिए हमने इंटरपोलेशन करके निकाला होता है तो डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ये आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया। और अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि अमोर्टाइज कॉस्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है कि जब भी देखिए फेयर वैल्यू पर ट्रांजैक्शन अगर नहीं हो रहा है ना, जैसे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, या अगर ट्रांजैक्शन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हुआ लेकिन उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड हो गई, तो फिर आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। अब यहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, वो भी कैलकुलेट होगा 10 लाख पर, आपको मिल रहा है 870, वापस कर रहे हो 11 लाख, तो देखिए कितना फर्क हो गया। तो जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो एक्चुअल कॉस्ट है कंपनी के लिए, वो 10% नहीं है, 10% इज नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना पड़ता है इंटरपोलेशन करके, ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड से, जो आप इंटरमीडिएट में निकालते थे, किस रेट से, कैपिटल बस्टिंग में आप निकालते होगे, ठीक है। कई वहां पर कई सारे चैप्टर हैं जहां पर आपको निकालना पड़ता है, हायर परचेज में भी निकालना पड़ता था रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है। तो ये आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड किसको बोलते हैं वो आपको समझ में आ गया कि ये जो हर साल के एंड में जो बचती है ना, दिस इज कॉल्ड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, इसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बोलते हैं।
यही बैलेंस शीट में जाती है आपके हर साल के एंड में। और ये जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया ये हर साल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगा एज फाइनेंस एक्सपेंसेस, और ये एक्चुअल पेमेंट है आपके। उम्मीद है ये बात आपके सबके समझ में आ गई होगी।